नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मनाया गया विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। सीएम धामी ने प्रतिबद्धता, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। यूसीसी पर की बात। सीएम धामी ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, विकास के लिए संसाधनों का सुदृढ़ होना आवश्यक। तय राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति होती है बेहद महत्वपूर्ण। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। देहरादून में 40 छात्रों से भरी बस में आग, धुआं निकलता देख मचा हड़कंप। तमिलनाडु से आए थे घूमने, सभी को निकाला सुरक्षित। और नैनीताल में स्कॉर्पियो खाई में गिरी, 3 महिलाओं की मौत। बैरियर तोड़ते हुए 200 फीट नीचे गिरी। यूपी का परिवार कैंची धाम जा रहा था। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना जैसी पहलें अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू कर सभी को समान अवसर देने का प्रयास किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दूर दराज ग्रामीणों और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पेंशन, आवास और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं और शिकायतें मंत्री के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हर व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष अमित शाह और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर में बाहरी व्यक्तियों की लगातार बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई। इसी को लेकर 18 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन सौंपा। विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि लोहाघाट नगर में बाहरी व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें समुदाय विशेष के लोगों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए बम विस्फोट का हवाला देते हुए कहा कि उसके तार हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़े पाए गए थे। यहां जांच एजेंसियों ने एक मौलाना और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद लोहाघाट की आम जनता में भी आशंका और डर का माहौल बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहरी लोगों का हर क्षेत्र में, हमारे लोहाघाट में ही नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पलायन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसका कारण तो प्रशासन ही को पता होगा कि ये लोग क्यों यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बसासत कर रहे हैं। और
कुछ ही विगत वर्ष दिनों पहले ही, कुछ मेरे ख्याल से महीने के पहले, एक वनबुलपुरा की एक घटना सामने आई थी कि जिसमें वहाँ का इमाम दिल्ली ब्लास्ट में एक दोषी के रूप में पकड़ा गया था। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी आज सचेत हुए हैं सारे के सारे। काफ़ी एक बार एसडीएम महोदय को मौखिक भी इस चीज़ की जानकारी दी गई है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर को एक ज्ञापन दिया गया कि जितने भी ये बाहरी लोग हैं, और ये ज़्यादातर बाहरी लोगों का अगर इन्हें ध्यान में लेना होगा तो शुक्रवार के दिन ये लोग सारे नमाज़ पढ़ने कोहली की तरफ को जाते हैं। अगर हो सकता है तो वहाँ इनकी शिनाख्ती की जाए और इनके आधार कार्ड चेक किए जाए। आज हमारी मुख्य मांग यही रही है। हम ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 2025-26 के तहत पंचायत भवन में चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिन प्रतिनिधियों को स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण शिविर में ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट, शिमलास ग्रांट, झड़ोद, दूधली और नागर बुलंदावाला की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान पंचायत से जुड़े विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं, ग्राम सभा की कार्यप्रणाली और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जो नवनिर्वाचित प्रधान और वार्ड मेंबरों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम सभी न कि रोजगार के साथ साथ उनका जैसे कैसे गांव का ग्राम पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत में कैसे कैसे काम होंगे, ग्राम पंचायत में क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कैसे जीपीडीपी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनती है वो कैसे बनाएंगे, और साथ में सचिव के साथ साथ वार्ड मेंबरों का, हमारा वार्ड मेंबर कैसे अपनी सक्रियता करेंगे, वार्ड मेंबरों के साथ हमारी खुली बैठक में क्योंकि लोग नहीं आते हैं, उनको जोड़ने का काम कैसे करेंगे, हम इन 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सिखा रहे हैं। तो हमारा परीक्षण काफी सही चल रहा है और हमें यहाँ से काफी चीजें अच्छी सीखने के लिए मिल रही है। और जैसे हमें पंचायत में, जैसे हम अभी नए नए प्रधान बने हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है, और जैसे हमें समितियां बनाना, जैसे डीपीजी जैसे हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनके हिसाब से हमें किस तरीके से कार्यों को आगे करना है, कैसे योजनाओं को लाना है और हमें आगे कार्य करना है। मतलब हमें काफी कुछ यहाँ पे अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। नैनीताल जिले के रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर वन विभाग एक बार फिर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। पहले चरण की कार्रवाई के बाद अब जल्द ही दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना उसकी प्राथमिकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि पूछड़ी परिक्रमण क्षेत्र में पहले चरण में कुल 170 लोगों को बेदखली नोटिस जारी किए गए थे। सभी मामलों में संबंधित लोगों की बात सुनी गई, उनके दस्तावेजों की गहन जांच की गई और तथ्यों के आधार पर 170 व्यक्तियों के खिलाफ विधि सम्मत रूप से बेदखली के आदेश पारित किए गए। कि जो पुछड़ी का अतिक्रमण है उसमें जो प्रारंभिक जो कार्रवाई हुई है उसमें 170 लोगों को बेदखली आदेश पारित किए गए थे। विधिवत नोटिस दिए जाने के बाद, उनकी सारी बातें सुनने के बाद, सारे उनसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद 170 लोगों के बेदखली आदेश पारित किए गए थे। और उसमें से कुछ लोग बेदखली आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय गए और वहां से कुछ को स्टे मिला है, और बाकी के अन्य जो है उनको हमने अपनी वन भूमि से हटा लिया है, वन भूमि को खाली करा लिया है। इसके अलावा क्योंकि पुछड़ी का एरिया जो है पूरा लगभग 224 हेक्टेयर है, वो काफी बड़ा अतिक्रमण है उसमें, तो उसके बाद जो अगले चरण में जो उसके बाद वाला क्षेत्र है उस पे उसकी सर्वे की जा रही है और उस पे उसके जो सारे अपने जो विधिवत जो भी कार्रवाई होगी, कानूनी रूप से जो मान्य जो भी कार्रवाई होगी वो करेगा। रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग की पतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार के हमले से इलाके में दहशत फैल गई। पतरामपुर बाजार के समीप सत्संग भवन के पास बाइक से जा रहे 2 युवकों पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, जिससे युवकों की जान बच सकी। हम घर से पतरामपुर की साइड आ रहे थे तो शाहशंकर के घर के पास आगे एक पुली पड़ती है, वहाँ पर झाड़ी है, झाड़ी में 2 चिट्टे थे, वहाँ उन्होंने हमारे पे हमला करा। जैसे हमला करा हमारी बाइक गिर गई। बाइक गिरने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा तो मेरे बाजू पे लगे, इनके लात वगैरह पंजे वगैरह लगे।
तो आसपास में वहाँ पे घर भी नहीं था, हमने बहुत शोर मचाया तो वो हट गए थे। एक बार फिर से दोबारा से हमला करने पाया, हमने शोर मचाया तो चले गए। फिर हमने पापा को फ़ोन करा, उस टाइम पापा ने वन विभाग को फ़ोन करा, सबको कॉल लगाई, रेंजर सर जो भी है सबको कॉल लगाई उन्होंने, किसी ने रेंजर सर ने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद हमें जसपुर लाया गया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगवाए, पट्टी वगैरह करवाई गई। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने के मकसद से एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस ने 18 दिसंबर से प्रयोग के तौर पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी। ये व्यवस्था मीना बाजार तिराहे से लेकर जयंती भवन तक लागू की गई। हालांकि पहले दिन इस नई व्यवस्था का व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों के समर्थन में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया खुलकर सामने आए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वन वे ट्रैफिक लागू होने से नगर का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये व्यवस्था केवल स्कूल खुलने और बंद होने के समय तक ही उचित है। ये ट्रायल के रूप में नीचे से जो है इधर मीना बाजार से ऊपर की तरफ सभी गाड़ियां जाएंगी और ऊपर से 4 व्हीलर नहीं आएगा, 2 व्हीलर के लिए अलाउ। तो ये ऐसा है, ये ट्रायल के तौर पर ही हुआ। अभी व्यापारियों से भी यही बात हुई है कि ट्रायल के तौर पर उन्होंने कहा हम चलने देंगे कुछ दिन, उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। ये लोग जब हमारे स्कूली छात्र छात्राएं, स्कूल के बच्चे या विभाग जो भी आते हैं, उनकी भीड़ को देखते हुए पहले से एक सिस्टम बनाया था कि स्कूल के टाइम में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ट्रैफिक वन वे होगा और उस समय ट्रैफिक कम होगा तो बच्चों की सुरक्षा होगी, वो अच्छी बात है। अचानक इन्होंने परसों 2 दिन पहले हमारे एसपी साहब और पूरे पुलिस महकमा यहाँ आया था, मैं भी नीचे बाजार को जा रहा था तो मुझे मिले, तो मुझे सुनने में आया कि इनके द्वारा 6 घंटे का वन वे किया जा रहा है, जिससे पूरे व्यापारी प्रभावित हो रहे थे। हमें लगातार जब भी पुलिस के जो उच्च अधिकारी आते हैं उनसे लगातार जितनी भी मीटिंगें हुई हैं विगत 10 वर्षों के अंतर्गत, लगातार इनसे ये कहते आ रहे हैं कि रोड के दोनों साइड जो भी चौपहिया और दुपहिया वाहन खड़ी रहते हैं, इनको हटाने का आप पहले चरण में कार्य करिए। अगर ये सफल नहीं होता है तो दूसरे चरण में फिर आगे की सोची जाएगी। और अभी हमारे जितने कर्मचारी, चाहे अध्यापक गण हों चाहे अन्य कर्मचारी गण हों, लगातार उनकी शिकायत रहती है कि जयंती भवन से लेकर के बालाकोट टैक्सी स्टैंड ये लालसर के पास तक उनको लोहाघाट नगर में प्रवेश करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। और मीना बाजार के समस्त व्यापारी आज यहाँ पर एसओ साहब से वार्ता करने आए हैं। देखिए, मेरे पास भी अभी सुबह से कई व्यापारियों का फ़ोन आया और कई लोग व्यक्तिगत रूप में मेरे से मिले। उनका कहना ये है कि अगर दिन भर वन वे की व्यवस्था रहेगी और ये लोग, क्योंकि बड़े जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए बिल्कुल मनाही है कि आप शाम को 8 बजे से पहले ऊपर गाड़ी डाल ही नहीं सकते हैं मीना बाज़ार की तरफ। तो देखिए, जब तक हम लोहाघाट की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सुबह 8 बजे तो आदमी बिस्तर छोड़ता है, शाम को 8 बजे आदमी बिस्तर में चले जाता है। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे नॉन वर्किंग आवर्स में हैं उनमें हम लोग कैसे गाड़ी उतारने की व्यवस्था करें। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर में नगरपालिका प्रशासन ने पुरानी तहसील चौक पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगरपालिका की कार्रवाई से मुख्य बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक ओनियाल ने बताया कि पुरानी तहसील क्षेत्र में कपड़ा व्यापारियों द्वारा ठेलों पर कपड़ों का व्यापार करते हुए अवैध रूप से स्थायी अतिक्रमण करने की तैयारी की जा रही थी। व्यापारियों ने ठेलों के ऊपर तिरपाल और छतरी लगाकर सड़क को बाधित कर दिया था, जिससे यातायात और आमजन को परेशानी हो रही थी। उसमें
कुछ जो कपड़ा व्यवसायी हैं उनके द्वारा लगातार ही उसमें अतिक्रमण किया जा रहा था। पूर्व में भी उनको मौखिक रूप से उनको सचेत किया गया था, परंतु उनके द्वारा ना सिर्फ फलों की जो है साइज़ बढ़ाया गया, बल्कि उसके ऊपर फल डाल के उसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर देने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसको आज नगर पालिका की टीम ने उसको संपूर्ण रूप से उसका उनकी जो छत जो है उसको हटा दिया गया है। साथ ही उनको ये अवगत करा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और ये लोग जो है वो अपने चलते फिरती जो ठेलियाँ हैं उसमें आए, उसमें अपना सामान बेचें और शाम को जो है उस ठेलियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। और अगर यदि उनके द्वारा इसकी अनुपालन नहीं किया जाता तो नगर पालिका द्वारा उनका सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गुरुवार को एक कार के खाई में गिरने से वाहन में सवार 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आधा दर्जन अन्य लोग घायल हो गए। राज्य आपदा प्रतिवादन बल ने यह जानकारी दी। एसडीआरएफ ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाली तीनों महिलाएं उत्तर प्रदेश की थीं। एजेंसी ने बताया कि दुर्घटना भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भवाली के पास उस समय हुई जब एक स्कॉर्पियो कार में सवार श्रद्धालु बरेली से कैंची धाम आश्रम की ओर जा रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न करीब 9:45 बजे दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव और राहत अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ के अनुसार दुर्घटना में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रातः हमको सूचना मिली कि लगभग 9:45 के आसपास, 9:40 के अराउंड, कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो एन जो है, जो बाहर का उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन नंबर का गाड़ी है, वो भोवाली थाना क्षेत्र में कैंची से अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले तो सीधा खाई में गिरने की सूचना मिली और खाई में गिरने की सूचना मिली है। तत्काल पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ और फायर की पर्सनल्स ने और स्थानीय लोगों ने वहां पर रिस्पांस दिया। वो जो है पहाड़ की चट्टान जो है बहुत डीप होने के, गॉर्ज डीप होने के कारण जो है गाड़ी का लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में जाके शिप्रा नदी में गिरी है। तो उसमें जानकारी में आया है कि कुल मिला के 9 सवार थे, 9 पैसेंजर्स थे। उसमें 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी 6 लोग जो है, 6 यात्री जो है बहुत सुरक्षित है। उनको तत्काल निकालते हुए विभिन्न हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता के बीच अब उत्तराखंड में देहरादून की हवा भी बिगड़ती नजर आ रही है। हिमालय की तलहटी में बसे देहरादून में पिछले 2 दिन में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। जानकारों का मानना है कि देहरादून में बढ़ते प्रदूषण की बड़ी वजह में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और कूड़ा कचरा जलाना शामिल है। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण है। देहरादून में लगाए गए स्मार्ट LED डिस्प्ले भी सवालों के घेरे में हैं। शहर के लोगों का कहना है कि कई जगहों पर ये डिस्प्ले AQI की पुरानी जानकारी दिखा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस लापरवाही को लेकर वो चिंतित हैं। यानी लोकल पॉल्यूशन ही है इसका। सो बेसिकली वेहिकुलर मूवमेंट हो गया या बायोमास बर्निंग, कई जगह लोग वैसे कूड़ा करकट जलाते हैं या कई बार तापने के लिए भी वो यूज हो रहा है। तो उस यानी देहरादून में अभी जो इस तरह की कंडीशन में 2 ही मेन सोर्स हैं कि एक तो वेहिकुलर इमिशंस, दूसरा बायोमास बर्निंग वगैरह। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतना पेड़ काटे गए हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन वगैरह जो हुआ है उसके चलते बहुत पॉल्यूशन बढ़ा है। आज भी यहाँ पे पॉल्यूशन जो है 200+ है बट यहाँ पे जो बोर्ड लगा है वहाँ पे अपडेट नहीं है। वहाँ पे अभी भी 26 दिखा रहा है AQI, जो कि गलत है। बड़े बूढ़े सब बाहर निकलते हैं, उनको भी दिक्कत होती है सांस लेने में, और बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही हैं। एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि लगता है चुभन होती है गले में। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होंगी। शीतकालीन अवकाश को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं की अवधि 1 महीने रखी गई है। इसके लिए लगभग 750 प्रयोगात्मक परीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस वर्ष हाई स्कूल में करीब 1,12,000 और इंटरमीडिएट में लगभग 1,03,000 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष 2026 की परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियों की घोषणा माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता
के बाद अनुमोदित हो गई है। इस वर्ष की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी के बीच में होंगी, क्योंकि कुछ विद्यालय शीतावकाश वाले भी हैं, इसलिए इसको पूरे महीने के लिए रखा गया है। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की पूर्णता के लिए प्रयोगात्मक परीक्षक भी नियुक्ति प्रक्रिया परिषद कार्यालय में प्रारंभ हो गई है। लगभग 750 के करीब प्रयोगात्मक परीक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा अपने समर्थकों के साथ अचानक पेट्रोल की बोतल लेकर महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने इस दौरान महाविद्यालय के परीक्षा प्रभारी पर महाविद्यालय के छात्र को परीक्षा देने आने में थोड़ी देर होने के चलते परीक्षा में से वंचित करने का आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन की मांग की। घंटों की कड़ी मशक्कत और पूर्व छात्र नेताओं के आने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष बमुश्किल नीचे उतरे। आप लोगों का आज हमारे महाविद्यालय में फिर से 3 छात्रों का थोड़ा सा लेट हुए थे वो, ठीक है, और उसको लेके परीक्षा प्रभारी के पास गए थे। उस टाइम पर मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे, मेरे साथ दानिश मौजूद था उस टाइम पर। कोई नहीं, अब ये लोग बात करने गए, उन्हें भगा दिया। कोई नहीं, प्रिंसिपल से बात करने गए, कोई सुन नहीं। अब जब सारे लोग बात करने गए तो उन्होंने पूरी कमेटी वगैरह बैठाई, बात नॉर्मल तरीके से हो रही थी और मैं वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि एक नहीं बहुत बाहर का ये चीज़ हो चुका है कि परीक्षा प्रभारी की ये शिकायतें। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मेरे इस फोन में भी इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। अगर आज ये इस्तीफा नहीं आया तो मैं सारी चीज़ें ओपन करूँ। प्रचार नहीं है तो क्या है, बैठाई के बात हो रही थी, तो उसके बाद आज हमें एक नया चैप्टर सिखाया गया कि आप तू करके बात करो और गाली देके बात करो, ये प्यार है और इसमें प्यार है। ये वीडियो है हमारे पास, ये भी मेरे पास रिकॉर्डेड है, हम दिखाएंगे, ये वीडियो हम दिखाएंगे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब आप लोगों की मांग क्या है? परीक्षा प्रभारी तत्काल प्रभाव देंगे और आज देंगे। हमारे पूर्व छात्र संघ की जो हमारी बड़ी लॉबी है, मैं उनका दिल से इतना सम्मान करता हूँ और आगे और उन पे भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है और हमारे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। हमारे एएसपी दीपक भैया जो अभी न्यूली पहले सीईओ थे और अब जो एसपी बने, उनका भी मेरे पास कॉल आया था, जतिन मैं तेरी बात ऊपर पहुंचा रहा हूँ, मुझे उन पे भी पूरा भरोसा है। कोई बदतमीजी नहीं हुई है। महाविद्यालय प्रशासन जो विश्वविद्यालय कुमायूं विश्वविद्यालय है उसके नियम के अंतर्गत कार्य करता है। जो नियम दिए गए हैं उसी के अधीन होता है। जो बच्चे हैं वो हमेशा नियम के विपरीत कार्य करने के लिए आते हैं और जब वो कार्य नहीं किए जाते हैं, नियम के अंदर कार्य किए जाते हैं, तो ये उनको बुरा लगता है। कि कोई बच्चा आया था एग्जाम देने, उसको एंट्री नहीं दी गई आप लोगों के द्वारा, लेट का बहाना करके लेट आया बच्चा। कुमायूं विश्वविद्यालय की 2 दिसंबर से परीक्षाएं चल रही हैं, जो अभी आगे भी चलती रहेंगी। और इसमें जो नियम है वो नियम ये है कि जो 2 पारी में एग्ज़ाम चलता है, एक 9 से 12 और दूसरा 1 से 4। जो 9 से 12 की पाली है उसमें 8:30 बजे बच्चे को आ जाना होता है, लेकिन अगर वह किसी वजह से देर हो गया तो 9 बजे तक आ जाए। अगर 9 बजे के बाद भी कोई वजह हो गई, जेन्युइन वजह, तो हम 9:30 बजे तक उसकी वजह को सुन करके उसको अलाउ करते हैं। लेकिन बच्चे 1 घंटे बाद भी आते हैं, 9 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद वो 9:30 तक, उसके बाद 10 बजे तक, 11 बजे तक भी आते हैं और वो कहते हैं हमें बैठाया जाए। जो बच्चा आज का था आप उस बच्चे को बुलाइए और वो बताएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।